आर यू रेडी गाइस फॉर द सेकंड पार्ट। बच्चों के कमेंट्स आए थे कि दीदी फटाफट सेकंड का पार्ट लेकर आ जाओ, तो भाई हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो पहला वाला पार्ट था अपना, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली थी। देखो मैंने उस टाइम भी आप लोगों को बोला था, इस टाइम भी बोल रही हूँ। देखो बच्चे मुझसे बोल रहे थे ये इतना इतना जो आपने हम लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए ये सफिशियंट है। तो मैं उसका जवाब देती हूँ कि देखो कुछ भी आप लोग पढ़ने जाते हो तो कभी वो सफिशिएंट नहीं होता है। जितनी नॉलेज लेते हो वो कभी पूरी नहीं होती है। नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जितना लेते जाओगे, मतलब जितना आप कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होता है भाई। तो ये वाला पोर्शन भी मतलब जो मैंने प्रोवाइड किया वो भी सेम उसी पे एकदम आपका वो कर रहा है, इसी पे एकदम लागू हो रहा है इस चीज़ पे कि हम लोगों ने जितना आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराया है ना वो मैक्सिमम मतलब हमारे हिसाब से तो इनफ है, मोर देन इनफ है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके लिए अगर आप लोगों को वो ऐसा लग रहा है कि ये कम है थोड़ा सा, तो एक काम करो, टॉपिक लो, गूगल पे डालो, गूगल पे से जो निकल रहा है रटो, पढ़ो, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा और पढ़ लें, देखो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं। और हम ऐसे नहीं बोल रहे कि जितने क्वेश्चन हमने दिए उसमें से ही आएगा, नहीं। पैटर्न वो होगा, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं बोल रहे, ऐसा नहीं कि यही आने वाले। पैटर्न सेम रहेगा, इसी पैटर्न से आएंगे और ये सेक्शन में से यही क्वेश्चन आएंगे, इसकी श्योरिटी मैं दे रही हूँ आप लोगों को। अगर इस सेक्शन में से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो आप लोग बोलिएगा, अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने की मैं श्योरिटी नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ हो सकते हैं रिपीट, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। जिस सेक्शन से मैंने जिस वे में पढ़ाया है वैसे ही आने वाला है। ये चीज़ पहले मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है पार्ट 1 की। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे मुझे कुछ कमेंट कर रहे थे कि पार्ट 1 में जो स्क्रीनशॉट आप लोग मतलब जो स्क्रीन शेयर करिए उसका स्क्रीनशॉट लेते तो ब्लर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग आपके ना वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ। आप जैसी क्वालिटी बढ़ाओगे आपको जो स्क्रीन वो है ना, स्क्रीन शेयर जो कर रही हूँ ना मैं, उसमें जो आप लोगों का जो स्क्रीनशॉट आएगा वो थोड़ा शायद मे भी क्लियर हो जाए, अगर आप लोग क्वालिटी बढ़ाते हो आपके वीडियो के। उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है वो क्लियर, तो एक काम कीजिएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे या फिर और कहीं किसी और वे में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगी। मैं टेलीग्राम पे इसके लिए नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि ऐसा है कि भाई लिटरली वो हम लोगों ने हमारी मेहनत से बनाए हैं गाइज। पता है हम लोगों के मिड चल रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों ने हमारी मेहनत से वो चीज़ प्रिपेयर करी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मतलब समझो उस चीज़ को, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इधर से उधर हो, क्योंकि ये जो नोट्स है वो मेरी फ्रेंड्स की और मेरी मेहनत की है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इसका कोई और इस्तेमाल करे उसके नाम से। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसके लिए हम टेलीग्राम पर उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसके लिए हम स्क्रीनशॉट लेने का बोल रहे हैं आप लोगों को। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो नोट्स में तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं कुछ और ऑप्शन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम लोग सारी प्रैक्टिकल चीज़ें कवर करेंगे। देखो हम लोगों ने इतना डीप में नहीं पढ़ाया है, हम लोगों को जल्द से जल्द ख़त्म करना था ये चीज़, बिकॉज आप लोगों के पास कम टाइम बचा है, आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करना है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों को सिर्फ एक माइंड मैप दे कि आपको कैसा पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, बस हमने वो ही प्रोवाइड किया आप लोगों को। एकदम डीप में नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं बोल रही हूँ ट्रस्ट करो भाई, सफिशिएंट है। आज के फील्ड में जितनी चीज़ लोगे वो कम ही पड़ती है, कभी वो सफिशिएंट नहीं होती है। हम लोगों ने सिर्फ आपको एक रोड मैप प्रोवाइड किया है, आप लोगों को बताया कि आपको किस वे में पढ़ाई करना है, किस टॉपिक में से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और हमने कोशिश किया है कि हम हमारी साइड से बेस्ट दें, ठीक है। आप लोग आपकी साइड से बेस्ट देना, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखो अभी फिलहाल में आपको ऐसा कोई सी वीडियो नहीं बनेंगे जो 3 वीडियो में या 2 वीडियो में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कर दे, ठीक है। कोई नहीं मिलेंगे, हमारा ही वीडियो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने, हम ही महान एंटिक लोग हैं, मतलब नहीं बोलना चाहिए, पर हम ही लोग हैं जिन्होंने आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है बहुत जल्दी से खत्म करवा दिया, पर जल्दी से जरूर खत्म किया है। लेकिन हमारे जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा ही यही स्ट्रेटेजी के साथ इसी वे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। मैंने अकेले नहीं, मेरी सारी फ्रेंड्स लोगों ने ऐसा ही पढ़ाई किया था भाई, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और इतने कम टाइम में हम लोगों ने यही प्रिपेयर किया था, ऐसे ही प्रिपेयर किया था। उसके बावजूद हम लोगों का इतना अच्छा स्कोर गया है, ठीक है। इसके लिए इसकी टेंशन मत लो कि भाई जल्दी जल्दी वीडियोस में खत्म कर दिया है तो हम लोगों का मतलब बहुत सारा पोर्शन मतलब हम लोगों ने बहा दिया, ऐसा नहीं है। कम टाइम में किया लेकिन हर एक चीज़ अच्छे से करी हम लोग। अगर कुछ चीज़ें हम लोगों ने कुछ टॉपिक में से कुछ की पॉइंट्स उठा के अगर आपको समझाया है तो इसके लिए, ताकि भाई हम लोगों को पता है हम लोग नोट्स आप लोगों को बाजू में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ हमारे की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाया है, ताकि आप लोगों को जो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। और आप लोग नोट्स तो आप लोगों को पढ़ना ही है भाई, नोट्स आप लोग पढ़ोगे ही, इसके लिए हम लोगों ने उस नोट्स में से कुछ की पॉइंट्स उठाए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाया है। तो ठीक है गाइस, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। हमारे भले ही हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो कम वीडियोस में खत्म हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉलेज है, मतलब जो सिलेबस है उसको हमने कम पढ़ाया है, या जो भी आप लोगों की थिंकिंग होती है वो मत लाइएगा, क्योंकि मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि जो पढ़ाया है सफिशिएंट है। मेरे
लेवल पे सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छे अच्छे नोट्स है और पढ़ना, अगर प्रॉब्लम कुछ आ रही है कमेंट करना, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। फिर एक और चीज़ कवर करनी थी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जस्ट बिकॉज आप लोगों को, अगर आप ये 2 वीडियोस देख लेते हो ना स्टार्टिंग के, भाई पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको ओवरव्यू मिल रहा है 2 वीडियोस में, बस 2 वीडियोस में, और 1-1 घंटे का ही गया, ज़्यादा नहीं गया, 2 घंटे दूंगा, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का ओवरव्यू मिल गया है, पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड का ओवरव्यू, भाई कौन सी यूनिट में क्या हो। अगर नहीं भी पढ़ के जाते हो तो अगर आप लोगों को ये ओवरव्यू का वीडियो होता है ना आपके पास, कि थोड़ा पता होता है ना कि किस यूनिट में क्या है, तो भी आप क्वेश्चन लगा लोगे। बस ओवरव्यू होना चाहिए इंसान के पास, बाकी तो भाई दिमाग है ही, खुद को एज्यूम करो कि अगर उस जगह पे आप होते तो क्या करते, बस निकल जाएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट के कुछ टॉपिक्स मैं करूँगी, स्टार्टिंग के टॉपिक्स मेरी फ्रेंड करने वाली है कवर, नेहा नाम है जिसका, उसने मेरी बहुत हेल्प करी हर चीज़ में, नोट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से, मतलब थोड़े कूल वे में आप लोगों को पढ़ा सकती है, तो वो आप लोगों को पढ़ाने वाली है, बहुत अच्छे से पढ़ाएगी, उसके साथ बने रहिएगा, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा, हम लोग आप लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं नेहा तहकीक और आज हम कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की 2nd क्लास। जैसे कि आप सब जानते हो, 1st क्लास हो चुकी है और उसमें हम लोगों ने जितना भी रटने वाला पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था, और अब हम लोग करने वाले हैं समझने वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या क्या करवाने वाली हूँ पहले आपको बता देती हूँ। तो जो यूनिट 3 है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, सबसे पहले हम ये कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे यूनिट 3 का ही 3rd पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे करंट इन्फॉर्मेशन सच एज कोविड-19 के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद आता है हमारा यूनिट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन सेंस ऑफ प्रपोर्शन, पर्सपेक्टिव, एबिलिटीज दैट मैथमेटिक्स गिव्स, ठीक है, ये पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसी का 3rd पार्ट, क्योंकि 2nd पार्ट तो हम पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3rd पार्ट में क्या है, डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस व्हाइल लर्निंग मैथमेटिक्स, ओके। फिर हमारा आता है 5th यूनिट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एकेडमीज ऑफ आर्ट टीचिंग। फिर उसके बाद का 2nd पार्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स, और उसके बाद 3rd पार्ट आता है हमारा इंडियन आर्ट एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। फिर आती है हमारी यूनिट 6, जिसमें हम लोग कवर करेंगे बेस्ड ऑन डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंसेस। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टीचर्स इन हिस्ट्री, बुद्धा जैन कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स इन उपनिषद्स, ओके। और सबसे लास्ट पार्ट है हमारा 7th यूनिट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके अंदर क्या क्या है, डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस व्हाइल लर्निंग पोएम और ग्रामर, ओके। तो मैंने आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू बता दिया है कि हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, तो बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस बेस्ड ऑन नेचुरल फिनोमेना, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। तो कुछ मेथड्स दी गई है हमको नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करने की। तो उसमें फर्स्ट मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट बिगिन बाय ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड देम, गैदरिंग डाटा अबाउट नेचुरल फिनोमेना। सबसे पहले किसी भी नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप आती है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी नई चीजें हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, उन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके लिए डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आती है स्टेप हमारी, क्वेश्चन। Once a scientist has made an observation, they might ask a question about what they have seen. जैसे ही साइंटिस्ट पहले ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद में वो उसके लिए क्वेश्चंस मतलब रेडी कर लेते हैं, जैसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्या, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस, ओके। तो इसमें क्या होता है, अ हाइपोथेसिस इज एन एडुकेटेड गेस अबाउट द आंसर टू द साइंटिस्ट क्वेश्चन। देखो, जो हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, एक तरह का गेस है। जो क्वेश्चन साइंटिस्ट पूछ रहे हैं या जो क्वेश्चंस वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस के जो आंसर ही क्या होते हैं, हमारी हाइपोथेसिस। तो अभी तक हमने 3 स्टेप्स पढ़ ली। फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। सेकेंड क्या है, क्वेश्चन। और थर्ड क्या है, हाइपोथेसिस, ओके। फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या आती है या नेक्स्ट मेथड क्या आती है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या है, तो देखो, अगर हम कोई नेचुरल फिनोमेना है तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे। तो इसमें क्या है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस द साइंटिस्ट वुड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं।
उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है एनालिसिस। एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब एक्सपेरिमेंट को एनालाइज भी करेंगे। आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट वुड एनालाइज द रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद साइंटिस्ट क्या करेंगे, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है, कंक्लूजन। अब जो उन्होंने इतना एनालाइज किया उसको कंक्लूड भी तो करेंगे शॉर्ट में। बेस्ड ऑन द एनालिसिस द साइंटिस्ट वुड ड्रॉ अ कंक्लूजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, कम्युनिकेशन। अब ये उनकी लास्ट स्टेप होती है। क्या होता है इसमें, फाइनली द साइंटिस्ट वुड शेयर दिस फाइंडिंग्स विद अदर इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। दिस इज टिपिकली डन थ्रू पब्लिशिंग द रिसर्च इन साइंटिफिक जर्नल। अभी उन्होंने जो रिसर्च की है, जिस फिनोमिना को उन्होंने इन्वेंट किया है या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, उसको कंक्लूड करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, उसको पब्लिश भी तो करेंगे, तभी तो कोई और डिस्कवर करने से पहले उनका नेम आएगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट का थर्ड पार्ट, ठीक है, कोविड वाला है। ये तो भाई इसको तुमको क्या रीड करवाने की जरूरत है, ये तो तुमको खुद को ही पता होगा कि इस चीज ने अपनी पूरे इंडिया में से, इंडिया क्या भाई, बाहर की जो कंट्रीज है उसमें भी तबाही मचा के रखी थी। तो ऑब्वियसली बात है, अपने को पता है कि ये कितना खतरनाक चीज है, और मतलब नॉर्मली बच्चों को भी इसके बारे में नॉलेज होगी। तो इस मेरे ख्याल से तो अभी जब कोरोना वायरस का जो माहौल है वो शांत हो गया, तो आई डोंट थिंक कि शायद इससे क्वेश्चन आए, बट मे बी हम लोगों को हमारी नॉलेज के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ना क्या है इसमें, पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये वही है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो कोरोना वायरस है वो अफेक्ट करता है लंग्स पे। ठीक है, जब किसी को ये फैलता है, इन्फेक्शियस डिसीज होता है। कोरोना वायरस क्या आता है, इन्फेक्शियस डिसीज होता है, वायरस होता है एक जो कि फैलता है छूने पर। ठीक है, फिर सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 वेरी बट कॉमनली इंक्लूड फीवर होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेते नहीं बनती है। फिर उसके बाद मसल्स और बॉडी एक्स होते हैं, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। ठीक है, मतलब जो सिम्टम्स हुए थे नॉर्मली ना, रियल लाइफ से इसको कंपेयर करते जाओ, कोशिश करो कि ये चीजें जो सोचने वाली चीजें, प्रैक्टिकली करने वाली चीजें, हम उसको प्रैक्टिकली लेकर चले, रटे नहीं। बस ये कोरोना वायरस वाली जो पीडीएफ है, जो यूनिट है ना आपकी, मतलब यूनिट बोल रही हूँ, जो पार्ट है ना, उसको सिर्फ एक बार रीड करो, बस एक बार रीड करो। क्या देखो उसमें, कौन सी वैक्सीन रिलीज हुई थी, किसने करी थी। ठीक है, क्या क्या जो मेजर्स है वो अपने को मतलब उन पे ध्यान देना चाहिए, ताकि चीज जो हादसा हुआ था वो दोबारा ना हो सके। ठीक है, क्या प्रिकॉशंस क्या क्या थे, ये सब चीजें। ठीक है, और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अगर किसी को वायरस हो जाता है तो क्या होता है, मतलब क्या क्या उनको दिक्कतें आती है। और फिर दूसरी एक ये चीज हो जाती है कि हम इससे कैसे बचे, हमको मतलब क्या क्या चीजों को अब कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। बस यही सब है, उसमें कुछ भी नहीं है। फिर वैक्सीन have been developed and authorized for emergency use in many countries, offering protection against some illness and reducing transmission. Vaccination efforts vary by region and essential to follow local health guidelines and recommendations. Efforts to control the spread of COVID-19 have included lockdowns, traveling. और बहुत नॉर्मल चीजें है, मेरे को नहीं लगता मुझे रीड करवाना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट खुद ही रीड कर लो। और क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, लॉकडाउन वगैरह लगा दिया गया था। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग जॉबलेस भी हो चुके थे, लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं था। इवन किसी को अगर कोरोना हो जाता तो दूसरे लोग उसके आसपास नहीं जाते, इतना खौफ था उस टाइम पे। मतलब अपन लोग खुद वीडियोस वगैरह देख रहे थे, वायरल कैसे कैसे तो इंसिडेंट और कैसे कैसे तो सीन हो रहे थे। बस यही सब चीजें, कितनी वैक्सीन निकली, कौन सी वैक्सीन कौन से पर्सन को लगी, मतलब जैसे कि कोविशील्ड है तो वो कितने एज तक के पर्सन को लगी, अपने पेरेंट्स को कौन सी लगी, अपने को कौन सी लगी। बस ये सारी चीजें हैं। नॉर्मली ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक कि इसकी इतनी डीप नॉलेज लेने की जरूरत है। ये अपना अभी ये अपन अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं, इसके लिए इसके बारे में अपने को पता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में। अब हम लोग कवर करने वाले हैं बेस्ड ऑन सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव्स, एबिलिटीज दैट मैथमेटिक्स गिव्स। ठीक है, इसके अंदर 4 चीजें हमें याद करनी है, क्या क्या एबिलिटीज मैथमेटिक्स हमें देता है। सबसे नंबर 1 पे आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है क्रिटिकल थिंकिंग, थर्ड नंबर पे आती है लॉजिकल रीजनिंग और फोर्थ नंबर पे आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये 4 चीजें हमें याद रखनी है। इससे रिलेटेड कोई भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इट enables us to model and understand complex system, make prediction and uncover pattern in various fields such as science, engineering,
फाइनेंस एंड इवन सोशल साइंसेस। ये हम लोग को क्या क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, फिर प्रेडिक्शंस बनाने में हेल्प करता है, फिर क्या और काफ़ी सारे फील्ड्स में भी ये हमारी हेल्प करता है। कैसे? जैसे कि साइंस में, इंजीनियरिंग में हो गया, फाइनेंस में, इवन सोशल साइंसेस में भी मैथमेटिक्स का हेल्प हो जाता है। ठीक है। एडिशनली मैथमेटिक्स फॉस्टर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, सर्विंग एज अ फंडामेंटल टूल फॉर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। जो मैथमेटिक्स है ये क्या फॉस्टर करता है? हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को, और ये एक फाउंडेशनल टूल है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और रिसर्च के लिए। ठीक है। सो अब हम लोग कवर करेंगे यूनिट 4 का थर्ड पार्ट, जिसमें क्या है, डिफिकल्टी स्टूडेंट्स फेस इन लर्निंग मैथमेटिक्स। क्या क्या डिफिकल्टी स्टूडेंट फेस करता है मैथमेटिक्स को लर्न करते वक्त? तो सबसे पहली है लैक ऑफ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग। If a child struggle to grasp fundamental concepts like counting, addition, subtraction and multiplication, it can hinder their progress in more advanced topics. अगर कोई child फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जैसे कि काउंटिंग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सबको समझ नहीं पा रहा है तो फिर उसके लिए उसके प्रोग्रेस में मतलब कमी होगी, प्रोग्रेस उसका कम हो जाएगा। तो इस जो डिफिकल्टीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक ऑफ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसका बेस क्लियर ना होना। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो वो एडवांस तक कैसे जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, फियर ऑफ फेल्यूर। हम लोग कई सारे स्टूडेंट्स में देखते हैं कि उनके अंदर फेल्यूर का डर होता है जिसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स कैन बी इंटिमिडेटिंग फॉर सम चिल्ड्रन लीडिंग टू फियर ऑफ मैथमेटिक्स, मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। दिस फियर कैन इनहिबिट देयर विलिंगनेस टू एंगेज विद द सब्जेक्ट एंड आस्क क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स से डरते हैं और इस डर की वजह से उनका अगर कोई उनके मन में कोई क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है मैथ्स को लेकर तो वो लोग पूछते हैं क्या नहीं पूछते, क्योंकि उन लोग को लगता है कि कहीं मैं गलत हूँ, क्या मैं कोई गलत क्वेश्चन पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ तो मेरा सबके सामने मजाक उड़ जाएगा। ये सब सोच सोच कर वो लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं और इसके वजह से फिर उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट फिर से डाउन जाता है। ठीक है। और वो लोग को फिर मैथमेटिक्स समझने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सच एज अलजेब्रिक इक्वेशन और ज्योमेट्रिक प्रूफ्स कैन बी चैलेंजिंग फॉर चिल्ड्रन टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड, स्पेशली इफ दे स्ट्रगल विथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे कि कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जैसे कि अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, उनके प्रूफ्स को वगैरह सॉल्व करने में, याद करने में उन लोग को डिफिकल्टीज जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कुछ कुछ बच्चों में जैसे प्रैक्टिस ना होने के कारण प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्किल में मतलब दिक्कत हो जाती है। तो इसमें क्या आती है, जैसे कि मैथमेटिक्स ऑफन रिक्वायर लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए एक बच्चे के पास क्या होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, जो कि हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है। Children who have difficulties with the skills may struggle to apply mathematical concept to real world problems। और जिन स्टूडेंट के पास ये स्किल नहीं होगी उन लोगों को रियल वर्ल्ड के साथ मैथमेटिक्स को कंपेयर करने में, उसको डे टू डे लाइफ में यूज करने में दिक्कत जाएगी। फिर क्या आता है नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन। कुछ स्टूडेंट में मोटिवेशन की भी कमी होती है। इफ चिल्ड्रन डू नॉट सी द रेलेवेंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन देयर डेली लिव्स, दे मे लैक द मोटिवेशन टू लर्न एंड एक्सेल इन द सब्जेक्ट। अगर कुछ स्टूडेंट्स को मतलब पता ही नहीं है कि मैथमेटिक्स डे टू डे लाइफ में कैसे यूज हो रही है तो उन लोग का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा और उनका मोटिवेशन ही नहीं रहेगा तो वो लोग कैसे कर पाएंगे। फिर क्या आता है नेक्स्ट, लिमिटेड अटेंशन स्पैन। इसमें क्या आता है, मैथमेटिक्स require concentration and attention to detail. Children with shorter attention spans may find it challenging to stay focused during math lessons or while solving math problems. कुछ कुछ स्टूडेंट का कंसंट्रेशन पावर कम होता है, जैसे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा देर तक कोई क्लास में, और मैथमेटिक्स की क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट का कंसंट्रेशन। अगर वो कंसंट्रेशन से सीखेगा तभी उसको कुछ समझ आएगा, और कोई भी पॉइंट को अगर मिस करता है तो उसको वो चीज़ नहीं समझेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। इनफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, हाँ जैसे हर चीज़ में स्टूडेंट की गलती नहीं होती, कहीं कहीं पे टीचर्स की भी रह सकती है। जैसे कि पेडागोजी में
नॉट ऑल टीचिंग मेथड्स आर सुटेबल, जैसे कि मतलब टीचर की गलती नहीं, बट जैसे कि हर बच्चे को हर टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है क्या, मतलब हर बच्चे को हर मेथड से समझ में नहीं आती है चीज़ें. If a children learning style does not align with teacher instructional method, they may struggle to comprehend mathematical concept. जैसे एक टीचर जिस मेथड से स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, मे बी किसी को इस मेथड से समझ में आता है, मे बी किसी को नहीं आता है, तो इससे फिर उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में स्ट्रगल करना पड़ता है. फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मैथ एनेक्सिटी. Some children experience math anxiety which can cause physical symptoms like sweating, nervousness, or even panic attacks when faced with mathematical tasks. This anxiety can impair their ability to perform well in math-related activities. अभी कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ्स का नाम सुन के एनेक्सिटी होने लग जाती है, टेंशन आने लगता है, और फिर उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि स्वेटिंग हो गया, नर्वसनेस हो गया, पैनिक अटैक्स हो गए. ये सब क्यों होता है? क्योंकि मैथ्स का जो फियर उनके माइंड में बैठ चुका है उसकी वजह से. तो यही, और क्या है फिर नेक्स्ट क्या आता है, लैंग्वेज बैरियर्स. चिल्ड्रन हु आर नॉट प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज of instruction may face additional challenges when learning mathematics, as mathematical concept often involve specific vocabulary and terminology. लैंग्वेज बैरियर भी एक तरह का डिफिकल्टीज है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे उसमें भी स्पेसिफिक वोकेबलरी टर्म्स यूज होती है, और अगर हमें उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक डिफिकल्टी हो गई. फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैथ. कुछ की, अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट की जो थिंकिंग होती है मैथ्स के लिए पहले ही ऐसी बन जाती है कि हाँ ये सब्जेक्ट तो हार्ड है, ऐसा है. तो मतलब पहले से अगर हम कोई चीज़ को थिंक कर लेते हैं तो क्या हम उतने इंटरेस्ट से पढ़ नहीं पाते. Children who have been exposed to negative attitudes or stereotype about mathematics either from peers, family members, हम बहुत जैसे कि फैमिली मेंबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सोसाइटी हो गई, सबसे सुनते हैं कि मैथ्स हार्ड है, और इसके वजह से हम लोगों का जो माइंडसेट है, व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैथ्स के लिए वैसा बन जाता है और नेगेटिव टाइप का बन जाता है. तो फिर हम लोग उसको इतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाते हैं. तो वही यहाँ पे हम लोग के डिफिकल्टीज खत्म हो गई है, मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज स्टूडेंट फेस करते हैं हम लोग ने पढ़ लिया है. इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है. तो आप लोग इसे बढ़ते हैं हमारी अगली यूनिट की तरफ. सो नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ए. पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे एकेडमीज ऑफ आर्ट टीचिंग. तो इसमें हमें देखना है कि आर्ट एकेडमीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. तो सबसे फर्स्ट आती है हमारी स्ट्रक्चर्ड करिकुलम. आर्ट एकेडमीज ऑफर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दैट कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल आर्ट्स इंक्लूडिंग ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, print making and digital media. This program are designed to provide students with a solid foundation in artistic techniques, theory and history. देखो, जितनी भी आर्ट एकेडमीज होती है वो स्टूडेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर वो विजुअल आर्ट्स इंक्लूड करती है, ड्राइंग इंक्लूड करती है, पेंटिंग इंक्लूड करती है, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, डिजिटल मीडिया, ये सब प्रोग्राम्स वो लोग उसमें इंक्लूड करते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स. क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं आर्ट एकेडमीज के. आर्ट एकेडमीज एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड instructors who are often practicing artists themselves. This instructor provide guidance, feedback and mentorship to student, helping them develop their skill and artistic vision. देखो, अगर वो कोई एक आर्ट एकेडमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो क्वालिफाइड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, और वो पढ़ते भी है और स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं. ठीक है. और जो स्टूडेंट्स, और वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को उनके स्किल्स और आर्टिस्टिक विजन को डेवलप करने में. ठीक है. फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्टूडियो एनवायरनमेंट. स्टूडियो का एनवायरनमेंट वो लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं. Art academies typically provide studio spaces where students can work on their projects in a creative and supportive environment. These studios are equipped with tools, materials, and resources necessary for artistic experimentation and exploration. जो आर्ट एकेडमीज होती है वो स्टूडेंट को स्टूडियो या स्पेस प्रोवाइड करती है जिसमें वो लोग आसानी से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सके, और वो उन लोग को
आर्ट से रिलेटेड जितनी भी टूल्स, मटेरियल, रिसोर्सेस चाहिए सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर 4th नंबर पे आता है हमारा क्रिटिक एंड रिव्यू। रेगुलर critics and reviews are an essential part of art education. Instructors and peers provide constructive feedbacks on student work, help them identify strength, weakness and areas for improvement. अब यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे फीडबैक्स लिए जाते हैं, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है आर्ट एजुकेशन का, जिससे उन लोगों को हेल्प होती है उन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस और कौन कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट करना है, ये सब चीज़ें जानने के लिए, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा 5th नंबर पर, एग्जीबिशन एंड शोज। देखो आर्ट एकेडमी होगी तो वहाँ पे एग्जीबिशन भी होगा, शोज भी होंगे, तो क्या क्या होता है देखते हैं। आर्ट academies often organize exhibition, shows and open studios where students can showcase their work to the public. This event provide valuable exposure and network opportunities for emerging artists. आर्ट एकेडमीज में क्या क्या होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, शोज होते हैं, ओपन स्टूडियोज होते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट है उनका आर्ट दुनिया के सामने एक्सपोज कर सके, मतलब अपने आर्ट को वैल्यू भी प्रोवाइड कर पाए एक तरह से, ठीक है, जैसे उसका मतलब पब्लिसिटी कर सके अपने आर्ट की, ठीक है, एग्जीबिशन के थ्रू। अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी यूनिट 5 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या है, क्रिएटिविटी एनहांसमेंट। एंगेजिंग इन आर्ट फॉर्म्स लाइक पेंटिंग, ड्राइंग और स्कल्पटिंग एनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फॉस्टरिंग इनोवेशंस एंड ओरिजिनलिटी। पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पटिंग में जब स्टूडेंट एंगेज होता है तो इससे उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस रिडक्शन में वो कैसे हेल्प करता है हमें। Creating art can act as a form of therapy, helping individual to relax, reduce stress and improve their overall mental well-being. हाँ, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जैसे ड्राइंग करने से या कोई भी क्रिएटिव चीज करने से हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है और हम लोग स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, ठीक है। ये हमें स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, सेल्फ एक्सप्रेशन। आर्ट अलाउज individuals to express themselves freely, conveying emotions, thoughts and experiences that may be difficult to articulate through words alone. देखो जो आर्ट होता है इंडिविजुअल को अलाउ करता है अपने इमोशंस को फ्रीली, थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। फिर क्या आता है 4th नंबर पर, इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन। अभी ये फोकस को इम्प्रूव करने में और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प करता है। इमेंसिंग वन सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आर्ट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन एंड अटेंशन इन डिटेल्स विच कैन इम्प्रूव फोकस एंड माइंडफुलनेस। देखो कोई भी नई चीज सीखने के लिए कंसंट्रेशन मस्ट हैव है, और जब आप कंसंट्रेट करोगे तो आपका जो फोकस और माइंडफुलनेस है वो इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा, तो वो क्या हेल्प करता है हमें, इम्प्रूव फोकस और कंसंट्रेशन में, ठीक है। अभी 5th नंबर पे क्या आता है, एनहांस्ड मोटर स्किल्स। इसमें क्या आती है, एक्टिविटीज लाइक ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग रिक्वायर प्रिसाइज हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल्स विच कैन बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रंस फिजिकल डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। अभी एक्टिविटीज जैसे कि ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गया, स्कल्पटिंग हो गया, इन सब के लिए क्या चाहिए, हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो इससे एक तरह से एक स्टूडेंट का जो मोटर स्किल है उसमें भी डेवलपमेंट तो हो रहा है ना। फिर क्या है, सिक्स्थ बेनिफिट क्या है हमारा, बूस्टेड सेल्फ एस्टीम। अब ये सेल्फ एस्टीम को कैसे बेनिफिट करता है देखते हैं। सक्सेसफुली कंप्लीटिंग एन आर्ट project or receiving positive feedback on one's art can boost their self-confidence and self-esteem, promoting a sense of accomplishment and pride. देखो जब आप कोई भी आर्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो या कोई भी आर्ट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो और उसके लिए आपको पॉजिटिव फीडबैक अगर मिलता है तो फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आती है 7th कल्चरल 8th नंबर पे हमारा आता है कल्चरल एप्रिसिएशन।
इसमें क्या होता है, एंगेजिंग विद डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स एक्सपोजेस इंडिविजुअल टू डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन एंड पर्सपेक्टिव, फॉस्टरिंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो इसमें क्या है कि यह हमें कल्चरल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प करता है, इतना याद रखिए, ठीक है। इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं। कैसे? स्टडीज हैव शोन द प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म कैन एनहांस कॉग्निटिव एबिलिटी सच एज मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वही बात है कि आर्ट को प्रैक्टिस करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज और मेमोरी पावर सब बढ़ता है, ठीक है। फिर क्या है, सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन का बेनिफिट क्या हमें कैसे प्रोवाइड करता है? पार्टिसिपेटिंग इन आर्ट क्लासेस, वर्कशॉप्स और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरेक्शन, नेटवर्किंग एंड building relationship with like-minded individual, fostering a sense of community and belonging। अब इसमें क्या है कि जैसे आप आर्ट क्लासेस में पार्टिसिपेशन करते हो या प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, तो इससे हमारा जो सोशल कनेक्शंस है वो बेटर बनते जाता है, तो यही बताया गया है। इसी के साथ अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे यूनिट 5 के थर्ड पार्ट की तरफ। अब पार्ट सी में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन आर्ट एंड ट्रेडिशन। तो सबसे पहले आता है क्लासिकल म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ट्रेडिशन, हिंदुस्तानी म्यूजिक in the north and Carnatic music in the south. But tradition have ancient roots and are characterized by intricate melodies, rhythmic patterns and improvisation. देखो जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसको दो मेन ट्रेडिशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन सा है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, और सेकंड कौन सा है, कार्नेटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ साइड में है और कार्नेटिक म्यूजिक साउथ साइड में, इतना याद रखिए, ठीक है। और दोनों में क्या क्या है, इंट्रिकेट मेलोडीज है, रिदमिक पैटर्न्स है और इम्प्रोविजेशन, ठीक है। फिर सेकंड आता है रागा। रागा में क्या आता है, in Indian classical music, a raga is a melodic framework that governs the composition of improvisation. Each raga is associated with specific mood, time of day and season and is based on a set of rules regarding the arrangement of notes and ornamentation. जो रागा है ये क्या है, एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट है जिसमें बहुत सारी मेलोडीज है जो कि किसके ऊपर बेस्ड होती है, सीजन्स के ऊपर, स्पेसिफिक मूड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, टाइम्स के ऊपर, डेज के ऊपर, ठीक है। और क्या है, इसमें अरेंजमेंट है नोट्स का और ऑर्नामेंटेशन है, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड हमारा आता है ताला। ताला रेफर्स टू द रिदमिक फ्रेमवर्क इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जो ताला है ये किससे रेफर करता है, रिदमिक फ्रेमवर्क से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। सिमिलर टू अ टाइम सिग्नेचर इन वेस्टर्न म्यूजिक, तालास आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ साइक्लिक पैटर्न ऑफ बीट्स विद रिदमिक डिफरेंट रिदम्स एंड एसेंट्स। जो तालास है इनको कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, साइक्लिक पैटर्न्स ऑफ बीट्स से, फिर रिदमिक डिफरेंट रिदम्स और एसेंट से इनको क्या किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया वेस्टर्न म्यूजिक में, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशंस में क्या क्या है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यूटिलाइजेस अ वाइड रेंज ऑफ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमें उनके एग्जांपल्स भी पता है, सितार हो गया, तबला हो गया, सरोद हो गया, फिर वीणा हो गया, फ्लूट हो गया, वायलिन और बहुत सारी। Each instrument has its own unique timbre and playing techniques. हर एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का अलग अलग टेक्निक होता है और एक उनका यूनिक टिम्बर है, यूनिक साउंड है उन लोग का, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा डांस। डांस को कौन नहीं जानता, और इंडिया में डांस के कई सारे फॉर्म्स हैं। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर डीपली रूटेड इन एंशिएंट ट्रेडिशन एंड मिथोलॉजी। जो इंडियन डांस फॉर्म है ये डीपली कहाँ से, मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, माइथोलॉजी से और इंडिया के एंशिएंट ट्रेडिशन से रूट हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। सम पॉपुलर क्लासिकल डांस स्टाइल्स इंक्लूड भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक नॉर्थ इंडिया, ओडिशा का कौन सा डांस है, ओडिसी, कथकली कहाँ का है, केरला का है, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। देखो आपको ये याद रखना है, इससे मे बी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट का कौन सा फोक डांस है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये याद रखिए, ठीक है।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है, नाम से ही याद कर सकते हो। कथकली कहाँ का है? केरला का। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है 6 नंबर पर फोक म्यूजिक एंड डांस। ठीक है, Indian diverse cultural landscape is reflected in its rich tapestry of folk music and dance tradition। देखो, इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ, डाइवर्सिटी और कल्चरल लैंडस्केप है वो हमें किस में दिखता है? इंडिया के फोक म्यूजिक में और डांस ट्रेडिशंस में दिखता है। इंडिया का जो कल्चर ट्रेडिशन है ये सब हमें किस में दिख रहा है? डांस से, म्यूजिक से। ठीक है, दिस वैरी ग्रेटली फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड ऑफन सेलिब्रेट लोकल कस्टम्स, रिचुअल एंड फेस्टिवल। और ये हर रीजन में अपने अपने कल्चर के हिसाब से अलग अलग डांस है, अलग अलग म्यूजिक है। तो ये सब क्या दिखाता है? इंडिया कितनी डाइवर्स कंट्री है। ठीक है ना। फिर क्या आता है हमारा 7th विजुअल आर्ट। ये तो हमको पता है कि आर्ट 2 टाइप्स के होते हैं, विजुअल आर्ट और एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट। तो विजुअल आर्ट्स में क्या क्या आता है? इंडियन विजुअल आर्ट्स encompasses a wide range of styles and mediums including painting, sculpture, textile and architecture, ancient cave painting, intricate temple carving, colorful textiles and majestic places are just a few example of Indian artistic heritage। देखो, जो विजुअल आर्ट है उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर हो गया, टेक्सटाइल्स हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, एंशियंट केव पेंटिंग, गुफा। आपने अजंता अलोरा केव्स के बारे में तो सुना होगा, उसके अंदर जो स्कल्पचर हुआ है वो सब किसका एग्जाम्पल है? विजुअल आर्ट का। ठीक है, पेंटिंग्स जो हुई है ना वो। और क्या है? इंट्रिकेट टेम्पल कार्विंग्स हो गई, कलरफुल टेक्सटाइल, ये सब किसके अंदर आती है? विजुअल आर्ट्स के अंदर। तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर 8 नंबर पे हमारा क्या आता है? रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल थीम्स। इसमें क्या होता है? इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ऑफन ड्रॉ Indian art and music often draw inspiration from religious and mythological themes, with many composition and artworks dedicated to Hindu gods and goddess, epic tales like Ramayana, Mahabharata, and spiritual concepts such as devotion, bhakti, and enlightenment, moksha। देखो, जो इंडियन आर्ट फॉर्म है इसके अंदर क्या आती है? बहुत सारी मैथोलॉजिकल थीम्स और फिर स्पिरिचुअल चीजें आ जाती है, रामायण, महाभारत, ये सब चीजें किसके अंदर आती है? रिलीजियस और मैथोलॉजिकल थीम्स के अंदर। ठीक है, फिर 9th नंबर पे हमारा आता है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एंड मुगल डायनेस्टी। ठीक है, The arrival of Islam in India brought new artistic influence, particularly in architecture, calligraphy, and miniature paintings. The Mughal dynasty, in particular, left a lasting legacy, and its grand monuments, intricate artwork, and fusion of Persian Indian aesthetics। देखो, ये इन्फ्लुएंस करता है इस्लाम को और मुगल डायनेस्टी को। तो हमें तो पता है कि इंडिया में जो अराइवल हुआ था इस्लाम का वो कैसे हुआ था? न्यू आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस से ही हुआ था। और क्या है, इसमें जितनी भी आर्किटेक्चर हुई थी, कैलीग्राफी, मिनिएचर पेंटिंग्स, ये सब किस टाइम पे हुआ था? मुगल साम्राज्य के टाइम पे ही हुआ था। सो 10th और लास्ट हमारा है कंटेम्प्रेरी आर्ट। India's contemporary art scene is vibrant and dynamic, and artists exploring a wide range of themes, style, and mediums. From traditional forms to experimental installation, Indian artists continue to push boundaries and challenge conventions in the global art world. ठीक है, ये भी सब बाकी चीज़ों की तरह ही है। इसमें क्या है, जो इंडिया के आर्टिस्ट है वो एक्सप्लोर करते हैं थीम्स को, स्टाइल्स को, मीडियम्स को। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो 5th यूनिट है वो पूरी तरह खत्म होती है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 6, जिसका 4th पार्ट है टीचर्स इन हिस्ट्री। इस यूनिट को हमको रटना नहीं है, इसको हमें याद करना है, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने भी रटने की कोशिश की थी, लेकिन हमें फिर फर्स्ट सेमेस्टर में फिर से पढ़ना पड़ा है। तो आप लोग अभी से इसको समझ के चलेंगे तो आपके लिए आगे इजी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे बुद्धा आल्सो नोन एज सिद्धार्थ गौतमा। बुद्धा को हम सिद्धार्थ गौतमा के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर है और फाउंडर है बुद्धिज्म के। ओके, फिर इन्होंने दिए थे 4 नोबल ट्रुथ, जो कि इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप अभी पढ़ लो, लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। ठीक है,
तो जो फर्स्ट ट्रूथ है वो क्या है? द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफरिंग, डिससेटिस्फैक्शन एंड इम्परमेंट्स। देखो ये जो इसमें क्या बोला है कि जो ये संसार है ये क्या है? दुखमय है, इस संसार में दुख है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ट्रूथ है उसका क्या है? कॉज ऑफ सफरिंग, और वो सफरिंग का कोई रीजन है, कोई कारण है, ठीक है। सफरिंग इज कॉज बाय क्रेविंग एंड अटैचमेंट, ओके। फिर थर्ड क्या आता है? द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, निरोधा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निरोधा। फर्स्ट वाला क्या है? दुखा, सेकंड समुदया, थर्ड क्या है? निरोधा। इट इज पॉसिबल टू एंड सफरिंग बाय एक्सटिंग्विशिंग क्रेविंग एंड अटैचमेंट। ये संसार की अगर मोह माया को हम लोग त्याग देंगे तो उस सफरिंग का क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ठीक है। द ट्रूथ ऑफ पाथ, फोर्थ नंबर पे कौन सा ट्रूथ है? द ट्रूथ ऑफ द पाथ ऑफ टू द एंड ऑफ सफरिंग, मग्गा, ठीक है। मार्गा, इसका क्या होगा? मार्गा, ठीक है। द नोबल एटफोल्ड पाथ लीड्स टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो पाथ है ये हमें किसकी तरफ ले जाएगा? सेसेशन की तरफ, या फिर सैल्वेशन भी कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? द नोबल एटफोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ 8 प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस दैट लीड्स टू सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट यानी कि लिबरेशन को या फिर सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ दिए थे। कौन कौन से पाथ है वो ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यह फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ोगे और सेकंड सेमेस्टर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? राइट व्यू। सेकंड क्या है? राइट इंटेंशन। थर्ड क्या है? राइट स्पीच। फोर्थ क्या है? राइट एक्शन। फिफ्थ क्या है? राइट लिवलीहुड। सिक्स्थ राइट एफर्ट। सेवंथ राइट माइंडफुलनेस, और एट्थ है हमारा राइट कंसंट्रेशन। फिर इसके बाद हमारा आता है जैनिज्म भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा इसे भी। नोट्स हम लोग साइड में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लेना। जैनिज्म वन ऑफ द एंशियंट रिलीजियस ऑफ इंडिया। जैनिज्म एक एंशियंट रिलीजन है इंडिया का। ट्रेसेस इज टीचिंग बैक टू द रिवर्ड टीचर महावीरा। और जैनिज्म में जो 24वें तीर्थंकर है, इनके अंदर जो गॉड होता है, गॉड को क्या बोलते हैं? तीर्थंकर, ठीक है। तो जैनिज्म में 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीरा, ठीक है, जिनको हम वर्धमाना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो बिलोंग करते थे एक रॉयल फैमिली से। महावीरा टीचिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ जैन फिलोसॉफी। जो महावीरा की टीचिंग्स है वो एक बेसिस है किसकी? जैन फिलोसॉफी की, जो क्या एम्फोसाइज करते थे? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस तो आप जानते हो, अहिंसा, ट्रूथफुलनेस यानी सच बोलना। फिर क्या है? नॉन पॉजिटिवनेस, ठीक है। जैन बिलीव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। और जो ये जैन थे वो लोग किसके ऊपर बिलीव करते थे? कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा के ऊपर और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के ऊपर, ठीक है। इनका मानना था कि गॉड रियल में नहीं है, जो है वो इंसान है और इंसान ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। इवेंचुअली लिबरेशन ऑफ द सोल, मोक्षा फ्रॉम दिस साइकिल। और क्या है इसमें? जैनिज्म ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस अर्लियर टीचर्स कॉल्ड तीर्थंकर्स। हाँ, मैंने बता दिया आपको कि इनके जो टीचर्स थे इनको क्या बोलते थे? तीर्थंकर्स, ठीक है। हु आर कंसिडर्ड एनलाइटेंड बीइंग्स हु टॉट द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन। जिन्होंने एनलाइटमेंट की तरफ पाथ दिखाया है स्पिरिचुअल लिबरेशन से। महावीरा इज रिगार्डेड एज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर इन द करंट एरा। और अभी के इसमें महावीरा कौन है? 24वें तीर्थंकर है। ये आपको याद रखना है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, और अभी नहीं बनेगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो जरूर बनेगा। फिर थर्ड आता है उपनिषद। उपनिषद के बारे में आप लोग जानते होगे, नहीं जानते होगे तो मैं बता देती हूँ। The Upanishad emphasize the importance of guru-disciple relationship. जो उपनिषद होते हैं ये इंपॉर्टेंस हमें बताते हैं गुरु और शिष्य, डिसाइपल यानी शिष्य, गुरु और शिष्य संबंध के बारे में हमें कौन बताते हैं? उपनिषद, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। वेयर द गुरु एक्ट्स एज अ गाइड, जिसमें जो गुरु होता है वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? गाइड की तरह। दिस relationship is characterized by reverence, trust and dedication on the part of disciple and compassion, wisdom, patience and part of guru. इसमें हमें मतलब गुरु एज अ गाइड की तरह हेल्प करते हैं, ये सब चीजें बताई गई है। और क्या है? The dialogues between teacher and student in the Upanishad explore profound philosophical concepts such as the nature of reality. अब इनमें हमें बताया गया है कि जो
नेचर ऑफ रियलिटी कौन है, ब्राह्मण है, द सेल्फ क्या है, आत्मा है, और जो यूनिवर्स का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, मोक्षा या फिर क्या है, लिबरेशन। मोक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिबरेशन, ठीक है। Overall, the construction of teachers in Upanishads reflect the ancient Indian tradition or transmitting spiritual knowledge। जो ओवरऑल जो ये उपनिषद से ये लोग उपनिषद क्या रिफ्लेक्ट करता है, एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन को, और ट्रांसमिट करता है स्पिरिचुअल नॉलेज को। ये क्या करता है, स्प्रेड करता है स्पिरिचुअल नॉलेज को, ठीक है। थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शन, dialogues and complementary inquiry, fostering a deep understanding on the self and universe। ये फॉस्टर करता है यूनिवर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। इसी में ये यूनिट हमारी खत्म हो जाती है। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं लास्ट सेकंड टॉपिक पे, हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के। देखते ही देखते हम लोगों ने हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड इतनी जल्दी खत्म कर लिया है, और जो नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के बाद आने वाला है उसमें हम PYQ करने वाले हैं और कुछ MCQs की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ भी फील्ड हो मैटर नहीं करता। क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी जितने भी एग्जाम है सभी में इंपॉर्टेंट होती है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होता है भाई, मतलब कोई भी फील्ड हो वो मैटर नहीं करता। हम हमारे लास्ट सेकंड टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेसेस इन सोशल साइंस, ठीक है। इसमें हम लोग मतलब सोशल साइंस पढ़ते टाइम हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये हम लोग पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे जो टॉपिक्स है इसको ना रटने की जरूरत नहीं है, इसको ना आप लोग रिलेट करो अपने रियल लाइफ से, ठीक है, और उसको रिलेट करके जवाब दोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा और आपका 101% जो आंसर है वो सही ही जाएगा। ये सारी चीजें ना मतलब बस एक बार देखने वाली होती है कि अच्छा ये मतलब आप लोगों को ना वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे कुछ कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो हमको कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन आते हुए भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं बिकॉज वो टर्मिनोलॉजी के कारण, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, रियल लाइफ से रिलेट करते करते आप लोग जवाब दे दीजिएगा, आपका हो जाएगा। डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेसेस इन सोशल साइंस, ये अपना लास्ट सेकंड टॉपिक है। इसमें क्या है कि सोशल साइंस पढ़ते टाइम बच्चों को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है ये हम लोगों को पढ़ना है। खुद की लाइफ के साथ रिलेट करके जवाब दूंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर रिलेट करोगे खुद को टीचर समझोगे और मतलब खुद को टीचर भी समझोगे उस टाइम पर, खुद को स्टूडेंट भी समझोगे उस टाइम पे, तो आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करोगे, सही अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट के। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि हम लोग ना चीजों को ना मतलब रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि देखो जो पास्ट है हमारा, रीड कर लेना, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ फटाफट। जो हमारा पास्ट है वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत अपना मतलब अपन बहुत आगे और अपना जो पास्ट है वो बहुत ज्यादा पीछे है। तो हम लोग उस लेवल की थिंकिंग को, जब वो लोग थे उनकी जो थिंकिंग थी और जो हमारी जो थिंकिंग है हम उसको अभी फिलहाल मैच नहीं कर सकते। उनकी थिंकिंग बहुत अलग थी, हमारी थिंकिंग बहुत अलग है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस जो गैप है हम लोगों की जनरेशन के बीच में, ये हम लोगों की बहुत मेन प्रॉब्लम है सोशल साइंस को पढ़ने में, क्योंकि इसमें ऑब्वियस सी बात है इसमें कितनी सारी ऐसी चीजें आती है जो हम लोगों के सिर के ऊपर से चले जाती है, फिर भी हम कोशिश करते हैं उसको रटने की, खैर समझने की भी कुछ करते हैं बच्चे जो कि टॉपर्स कहलाते हैं, वो भी करते हैं क्वेश्चन बोल रही कोशिश कि वो चीजों को और प्रॉपर वे में पढ़ सके, समझ सके। तो बस फर्स्ट पॉइंट में यही था, एक बार रीड आउट कर लेना। सेकंड में है कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी। इसमें क्या होता है कि जो टर्म यूज होती है सोशल साइंस पढ़ते टाइम हम लोगों की बुक में कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंसिएशन करने में, समझने में। तो एक मेन प्रॉब्लम होती है सोशल साइंस पढ़ने में बच्चों को कि जो बुक्स में जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो हैवी वर्ड्स हम लोगों को लगते हैं, उनके कारण हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके कारण हम लोग उस वर्ड को अवॉइड करते करते हम लोग उस सब्जेक्ट को भी अवॉइड करने लग जाते हैं और हमारी जो डिफिकल्टीज है सोशल साइंस पढ़ने में वो आ जाती है। दूसरा है कल्चरल डिफरेंसेस। तो भाई इसमें क्या है, हर एक बच्चा हर एक अलग अलग कल्चर, हर एक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो जो सोशल साइंस है वो हम लोगों को ये बताता है कि इसमें हम लोग काफी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, सोशल के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सोसाइटी में अलग अलग इंसान जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, सबके जो कल्चर, कास्ट, जितनी भी चीजें वो वेरी करता है उन लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें ये था इन शॉर्ट, एक बार रीड आउट तो करना ही है आप लोगों को। क्रिटिकल थिंकिंग। सोशल हम लोगों को जो सोशल साइंस है ना वो हम लोगों को मतलब न्यू थिंकिंग डेवलप करने के लिए, कुछ हट के सोचने के लिए भी मजबूर नहीं करता है, कह सकते हैं कि हमें इन्फ्लुएंस करता है। अब मतलब कि भाई कुछ तुम हट के सोचो। फिलहाल एक बार ये वाला पॉइंट रीड कर देती हूँ। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू एनालाइज सोसाइटल इशू कैन बी चैलेंजिंग फॉर चिल्ड्रन। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है हम लोगों की सोसाइटी में, जितनी भी चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं फिलहाल के, हमारे जो भी जनरेशन चल रहा है उसमें
उसमें अगर हम लोगों की जो थिंकिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग रखेंगे और उस क्रिटिकल थिंकिंग को रख कर हम लोग हमारे जो सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ होगी जो हम लोग हमारी सोसाइटी को दे सकते हैं। तो हम लोगों को हमारी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है, और ताकि हम लोग हमारी जो सोसाइटी है उसको अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट पे चलते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। भाई बताने की जरूरत है क्या? चलो फिर भी बता देते हैं। पुरानी चीजें हैं, कैसे समझ में आए कि रिलेट नहीं कर सकते? कितना पुराना माल, मतलब कितनी पुरानी चीजें हैं तो कैसे रिलेट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमारी जनरेशन की चीजें नहीं है, हम लोगों ने देखा नहीं है, वो सब सिर्फ हमने सुना है, मूवीज में देखा है, बुक्स में पढ़ा है, तो सिर्फ चीजें हम लोगों ने सुन के पढ़ के इमेजिन ही करी है, तो हम लोग उसको रिलेट नहीं कर सकते जब तक वो हमारे साथ नहीं होती है। तो इसमें भी यही लगा कि जो हिस्टोरिकल चीजें हैं दैट शेप करंट सोशल स्ट्रक्चर कैन बी कॉम्प्लेक्स फॉर, हाँ अभी की जो हमारा जो चल रहा है जनरेशन, उसको जो शेप देता है हमारा जो पास्ट का हिस्टोरिकल इवेंट है, वो चिल्ड्रंस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बस और कुछ नहीं था इसमें। फिर आता है लैंग्वेज बैरियर। देखो इसमें क्या है कि जो आप सोशल साइंस पढ़ते टाइम अलग अलग लैंग्वेज को फेसेस, मतलब कैसे कह सकते हैं कि हर एक लोग की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो इसमें आप लोगों को बस ये गिवन है कि जो लैंग्वेज बैरियर में इम्पेड चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग फॉर सोशल साइंस कॉन्सेप्ट स्पेशली फॉर बायलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं उनकी कुछ लैंग्वेज है और कुछ और तरीके से किसी और वे में किसी और लैंग्वेज सोशल साइंस में समझाया गया है, इसके कारण डिफिकल्टी आती है सोशल साइंस पढ़ने में अगेन। ठीक है, काफी सारी चीजों में आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ने में हर एक वे में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि लिटरली भाई वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कितना ज्यादा, मतलब हर चीज को, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारी नॉलेज है, पास्ट की हो गई, दुनिया की हो गई, मतलब पृथ्वी अपना जो भी है, फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अपनी पॉलिटिशियन की जो लाइफ होती है, मतलब जो अपना सिविक्स से जो आता है उसमें, तो देख लो भाई, एक सोशल साइंस नाम दे दिया और उसमें कितने सारे सब्जेक्ट को उन लोगों ने मतलब इंक्लूड कर दिया और आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया। तो भाई यही था इसमें और कुछ नहीं था। लैंग्वेज बैरियर का भी आप लोग जानते हो कैसा ही है, तो बस प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी सोशल साइंस पढ़ने में क्योंकि सबकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है और कुछ नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलो लास्ट है गाइस, आप लोग मेरे साथ लास्ट तक पहुंच गए, आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो गया हम लोगों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से लास्ट बार रिकेप करके, मतलब जो भी है हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करके फटाफट से हमारा खत्म हो जाएगा पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट लास्ट यूनिट, फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत सारा पढ़ना है कई में हमारा जनरल टेस्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? डिफिकल्टीज चिल्ड्रन फेस व्हाइल लर्निंग पोएम और ग्रामर। भाई सबकी प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज में। पहला है लैंग्वेज कम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। अरे भाई वही चीज है, मतलब जो चीज आप लोगों ने सोशल साइंस में मतलब करी थी, समझी थी, वही चीज यहाँ पर है। वापस से वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करने में, सही तरीके से उसको समझने में उसका मतलब दिक्कत आती है, इसके लिए हम उस चीज को अवॉइड करते हैं, तो उसके कारण प्रॉब्लम हम लोगों को आ जाती है हमारे ग्रामर या पोएम पढ़ने में। उसके बाद आता है हमारा जो आता है मेमोराइजेशन, जिसमें हम लोगों को जो पोएम्स की लाइन है उसको याद करने में दिक्कत आती है, बिकॉज उसकी जो वर्ड्स होती है, जो राइम वो यूज करते हैं, उसको थोड़ा मतलब मेमोराइज करने में, उसको याद रखने में दिक्कत आती है। ऑब्वियस सी बात है, बचपन से भी पढ़ोगे किसी चीज को, पोएम अगर बचपन से पढ़ रहे हो तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पता है जब आप छोटी क्लासेस में रहते हो ना तब पोएम बहुत ईजी लैंग्वेज में लिख कर मतलब वो लोग प्रिंट करवाते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं आपकी बुक्स में। लेकिन जब 12th स्टैंडर्ड में आ जाते हो ना तब आप लोगों की जो इंग्लिश की बुक है उसमें जो पोएम रहती है ना, इतनी डिफिकल्ट लेवल की हो जाती है ना कि भाई आप लोग पेपर के टाइम ना उस पोएम की जो पूछ लेते हैं वो लोग, भाई कि बताओ, कि क्वेश्चन डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, बताओ ये पोएम में से क्या है इसका जवाब। भाई अपन 10 से 12 बार पढ़ते रहते कि भाई पोएम जैसी चीज है और हमको उसका आंसर ही नहीं आ रहा है, देख लो कितनी डिफिकल्ट चीज है। तो बस यही है पोएम में और कुछ नहीं है, बाकी चीज आप लोग तो देख ही लेना। आपकी जो बाजू में इतनी प्यारी सी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, रीड करना है गाइस, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि टिक लगाना है तो हो जाएगा आप लोगों से। ग्रामर के रूल्स पोएम में यूज होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इवन हम लोग जब इंग्लिश बोलते तभी हम लोगों को दिक्कत आती है ग्रामर की, क्योंकि कहाँ क्या यूज करना रहता है, स्टिल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। मेरे को भी फिलहाल अभी कोई इतना अच्छे से आइडिया नहीं है ग्रामर का, जो रूल्स वगैरह यूज होते हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट। फिर उसके बाद में यही दिक्कत आती है ग्रामर की जो भी यूज होती है। और फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन, अप्लाइंग ग्रामर रूल्स करेक्टली, राइटिंग एंड स्पीकिंग कैन बी चैलेंजिंग फॉर चिल्ड्रन। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, एप्लीकेशन वगैरह जो भी है आप लोगों का। फिर इमेजिन वगैरह जो भी है,
इमेजिनेशन पॉइंट में अपने को रखना पड़ता है उस पोएम को और अपने को रिलेट करना पड़ता है, तभी हम लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं, वरना अदरवाइज हमारा पत्ता कट हो जाता है। देख लेना, मतलब पढ़ाने लायक तो नहीं था ये वैसे भी, पर मैंने कोशिश करी अपने साइड से कि थोड़ा बहुत तो आइडिया दे सकूं, थोड़ा सा आइडिया दिया एक दूसरा, जानती हूँ कि ज़्यादा नहीं बोला है मैंने कि एक ही चीज़ कौन इतना वो करेगा गाइस, क्योंकि आपको बाद में पढ़ना ही है। स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद रीड कर लेना, हो जाएगा और अच्छे से होगा, ठीक है। कुछ डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और फिर जो है खत्म हो चुका है टीचिंग एप्टीट्यूड, आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है। मतलब एक और वीडियो बचा है, बट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों का था कि भाई किसमें क्या आता है, कैसा ये सब्जेक्ट है, वो क्लियर हो चुका है। बाकी का हम लोग सब मिलके देख लेंगे। ग्रामर जो पोएम से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आई है आप लोगों को, बाजू में स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लीजिएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं, जो सोशल साइंस में था वही पोएम में भी था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।